पिछली कहानी ज्यादा पापी कौन, श्रेया या पुरुष का सही उत्तर राजा विक्रमादित्य से जानकर बेताल पुनः पेड़ पर पहुंच गया। शीशमपा वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने पहले की ही भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चुपचाप आगे बढ़ चले। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और बोला, राजन, आप एक कष्टकर कार्य में लगे हुए हो जिससे मुझे आप अत्यंत प्रिय हो गए हो। अंत रास्ते में आपके श्रम को कम करने के लिए मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। सदियों पुरानी बात है। हरिद्वार नगरी में हिरण्यनाथ नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रत्नप्रभा था। रत्नप्रभा बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा हिरण्यनाथ ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने राजदरबार में बैठे थे कि तभी वहां एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी रत्नप्रभा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मेरी कन्या पति के रूप में या तो अलौकिक विद्या जानने वाले को या ज्ञानी अथवा वीर व्यक्ति को ही स्वीकार करेगी, अन्य किसी को नहीं। अंत आप बतलाइए कि आप इनमें से कौन सी चीज में निपुण हैं। इस पर उस राजकुमार ने कहा, महाराज, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में भी कहीं पहुंच सकते हैं। फिर उस राजकुमार ने राजा को अपने उस मायावी रथ में बिठाया और उसे आकाश मार्ग की सैर करा लाया। इसके बाद संतुष्ट हुए राजा ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा से कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। उस राजकुमार ने राजा को राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान की कुछ अनोखी बातें बताई। उससे प्रभावित होकर राजा ने उस राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद राजा हिरण्यनाथ के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। उस राजकुमार ने बहुत ही प्रभावशाली धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर राजा को चौंका दिया। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, तुम कुछ दिन प्रतीक्षा करो, मैं अपनी बेटी से बात करके तुम्हें जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी नहीं कर सकता। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वही दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी रत्नप्रभा पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर एक गुफा के अंदर ले गया है। इस पर रथ वाले राजकुमार ने कहा, हम सब मेरे आकाशगामी रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत पर चल सकते हैं। यह कहकर क्षण भर में ही उसने अपना आकाशगामी रथ सज्ज किया। उस पर राजा और अन्य दो राजकुमारों को चढ़ाकर उन्हें विंध्याचल पर्वत पर ले गया, जहाँ त्रिकालदर्शी राजकुमार ने राक्षस की गुफा है ऐसा बतलाया था। यह वृत्तांत जानकर राक्षस क्रोधित हो गया और वह गर्जना करता हुआ बाहर निकल आया। तब वह धनुर्धारी राजकुमार आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने लगा।
तरह तरह के अस्त्रों से लड़ने वाले उन दोनों मनुष्य और राक्षस का युद्ध बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। कुछ ही देर में उस राजकुमार ने एक अर्धचंद्राकार बाण से युद्ध में मतवाले उस राक्षस का मस्तक काट गिराया। राक्षस के मारे जाने पर वे सभी उसी आकाशगामी रथ से वापस लौट पड़े। राजमहल वापस लौटने पर उन तीनों राजकुमारों के बीच झगड़ा पैदा हो गया। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने कहा, यदि मैं न जानता कि रत्नप्रभा कहाँ छिपाकर रखी गई है तो उसका पता कैसे चल पाता, इसलिए उसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। इस पर उस आकाशगामी रथ के मालक उस राजकुमार ने कहा, यदि मेरा आकाशगामी रथ न होता तो पल भर में ही वहाँ आना जाना कैसे हो पाता। राक्षस के साथ बिना रथ की युद्ध भी कैसे संभव होता, इसलिए यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। तब उस धनुर्धारी राजकुमार ने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा। वह बोला, यदि मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का संहार न किया होता तो आप लोगों के प्रयत्न करने पर भी इस कन्या को कैसे वापस लाया जा सकता था। इसलिए इस कन्या पर तो मेरा ही अधिकार बनता है। यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर राजा का मन भ्रांत हो गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब आप बताओ कि वह कन्या किस राजकुमार को मिलनी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप इसका उत्तर नहीं दोगे तो आपका सिर फटकर कई टुकड़ों में बट जाएगा। बेताल की यह कथा सुनकर अपना मौन तोड़ते हुए विक्रमादित्य बोले, बेताल, राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया, अपने बाहुबल द्वारा उस राक्षस को युद्ध में मारा और उस कन्या को अर्जित किया था। बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की। आपने ठीक उत्तर दिया राजन, बेताल तत्काल बोल उठा, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं फिर स्वतंत्र हो गया। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर वापस उसी शीशमपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शीशमपा वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उन्होंने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और फिर चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को फिर से एक नई कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, ये थी विक्रम बेताल की 5वीं कथा। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं विक्रम बेताल की अगली कहानी, मधुमालती का पति कौन है। आज की कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।